So what is underwriters? Underwriters are intermediary in primary market who undertake to subscribe any portion of public offer of security may not, which may not be bought by investors. They serve a important function in the primary market, provide the issuer the comfort that if security being offered to public do not elicit the demand from the investor. तो अंडरराइटर्स का क्या काम है, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, लेकिन अगर इसको समझना चाहें तो अगर कोई भी इशू प्राइमरी मार्केट में कोई आईपीओ आया और उसको उतना रिस्पांस नहीं मिला, ठीक है, तो अंडरराइटर्स कम, ठीक है, डिमांड इन्वेस्टर्स के नहीं मिले तो ये क्या करते हैं, बाय करते हैं। वेदर द अंडरराइटर मेक देयर कमिटमेंट एट इनिशियल स्टेज ऑफ द आईपीओ, अंडरराइटर्स अपना कमिटमेंट इनिशियल स्टेज में देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हार्ड अंडरराइटिंग। इसको याद रखिएगा, अंडरराइटर्स का क्या मतलब होता है कि अगर कोई आईपीओ ऑफर किया गया लेकिन इन्वेस्टर्स से उतना डिमांड जनरेट नहीं हुआ, ठीक है, तो वो अंडरराइटर्स हुए। लेकिन अंडरराइटर जो अपना कमिटमेंट इनिशियल स्टेज आईपीओ के देते हैं उनको हार्ड अंडरराइटर्स कहते हैं। लेकिन सॉफ्ट अंडरराइटिंग इज द कमिटमेंट गिवन वंस द प्राइसिंग इज डिटरमाइंड। और जब प्राइस डिटरमाइंड हो जाता है आईपीओ का, उसके बाद जब अंडरराइटर अपना कमिटमेंट देते हैं उसको सॉफ्ट अंडरराइटिंग कहते हैं। द शेयर दैट डिवॉल्व आर यूजली प्लेस विद other financial institutions, thereby limiting the risks to the underwriters. Soft underwriters also come with a clause that provision of option to exit from the commitment, ठीक है, in the event of certain event occurring, ओके। तो सॉफ्ट अंडरराइटर और हार्ड अंडरराइटर्स दो टाइप्स के होते हैं, इसको याद रखिएगा। ये मैं कई बार एग्जाम में आता है, लोग इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। और प्लीज अगर कुछ समझ में, अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता तो मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, बड़े प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये होते हैं इंस्टीट्यूशन। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या होता है, FPI is an entity established incorporate outside of India that propose to make investment in India। जो इंडिया के आउटसाइड इनकॉर्पोरेट होते हैं, ठीक है, उनका पर्पस क्या होता है, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए इन्हें सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होना पड़ता है विथ रेगुलेटर्स, ठीक है, उनको कहते हैं एफपीआई। पी नोट्स क्या होता है, पी नोट पार्टिसिपेंट, पी नोट्स आर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय सेबी रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू ओवरसीज इन्वेस्टर हु विश टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट, ठीक है। ऐसे इन्वेस्टर, ओवरसीज इन्वेस्टर्स जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन उनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है सेबी के साथ, तो वो क्या करते हैं, पी नोट, पी नोट प्रोवाइड किया जाता है ऐसे इंडियन सिक्योरिटीज के, ठीक है, ऐसे इन्वेस्टर्स को, ठीक है, यहां तक क्लियर। फिर होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स इज अ प्रोफेशनल मैनेज कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम दैट पूल मनी फ्रॉम मैनी इन्वेस्टर्स टू परचेज सिक्योरिटी ऑन देयर बिहाफ। Mutual fund company invest the pool money in stock, bond, and other securities depending upon the investment objective of the scheme, which is stated upfront. A fund manager, with the help of research team, take all the major decision in term of which company to invest in, the percentage of each stock in the portfolio, when to exit and so on, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में अपन इन्वेस्टर से कलेक्ट करते हैं मनी और उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक, बॉन्ड एंड अदर सिक्योरिटीज, ठीक है। और अपने को क्या मिलता है, अगर अपन म्यूचुअल फंड में बाय करते हैं तो यूनिट मिलती है, ठीक है, जो भी उसका प्रपोर्शन है होल्डिंग ऑफ द फंड, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है म्यूचुअल फंड में, ठीक है, इससे अपना रिस्क जो है वो भी रिड्यूस हो जाता है। सेकंड होते हैं इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी कोर बिजनेस इज टू
insure asset depending on the type of asset that are insured. Here are there are various insurance company, जैसे एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। देश इन कंपनीज के पास बहुत पैसे होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विटी में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और अदर्स बॉन्ड में, लाइक म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस कंपनी, है ना। तो इंश्योरेंस कंपनी भी डेजिग्नेट करते हैं ऐसे पीपल्स को जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके, ठीक है। फिर होता है पेंशन फंड। पेंशन फंड, a fund is stabilized to facilitate and organize the investment of retirement fund contributed by the employees and employer, or even only the employee in some cases. The pension fund is common assets pool meant to generate stable growth over the long term and provide a retirement income for the employees. ठीक है। Pension fund are commonly run by financial intermediaries for company and its employees. Although some larger corporate operate their fund in house, ठीक है। तो जो बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर्स होते हैं वो अपना जो पेंशन फंड है खुद मैनेज करते हैं, या अपनी एम्प्लॉइज का और कंपनीज का, ठीक है। पेंशन फंड कंट्रोल रिलेटिव लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड सम आर द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशनल प्लेयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इनके पास भी बहुत पैसे होते हैं और ये भी लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं। एक होता है वेंचर कैपिटल फंड। ये क्या होता है? अ वेंचर कैपिटल फंड रिफर टू अ पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल लाइक म्यूचुअल फंड, ठीक है। ये म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं, लेकिन ये ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कंपनीज अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में, यानी कि डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें बहुत ग्रोथ भी दिख रही है, पोटेंशियल लॉन्ग टर्म ग्रोथ, तो वो ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं जो अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में, तो ऐसी जगह वेंचर कैपिटल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं। द लॉन्गर पीरियड हाई रिस्क ऑफ फेल्यूर, इसमें फेल होने का भी रिस्क हाई होता है, लेकिन इनसे रिटर्न भी जो जनरेट होता है मल्टीपल टाइम्स होता है, ठीक है। such as bank and capital market. Venture capital bring managerial and technical expertise as well as along with capital to their investee companies. तो वेंचर कैपिटल फंड कहाँ पे यूज होता है? जो भी अर्ली स्टेज, या आज की भाषा में बोले तो स्टार्टअप जो कंपनीज है ना, स्टार्टअप है ना, न्यू कंपनीज, उनमें इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन मैक्सिमम फेल भी हो जाते हैं, हायर रिस्क ऑफ फेल्यूलर होता है। फिर होता है प्राइवेट इक्विटी। मैं ये सब चीजें आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इसका ये मतलब है कि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। और पूरी बुक एक तरीके से एक नोट्स ही है, ठीक है, नोट्स है, ये अपने में एक नोट्स है। अब इससे भी शॉर्ट नोट्स चाहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, मैं तो प्रोवाइड करूंगा, लेकिन ये बुक अपने अपने में नोट्स है। जितना इस रिसर्च एनालिस्ट के सर्टिफिकेट की वैल्यू है उसके कंपेयर में ये बुक बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत ही थिन साइज का बुक है, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं और जो एक स्टैंडर्ड है एग्जाम का वो बहुत हाई है, ठीक है। और मैं अभी भी कहता हूं, जो भी सिंसियरली अगर एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आप कृपया मार्च महीने का कोई भी डेट सेलेक्ट कर लें एग्जाम के लिए और तैयारी स्टार्ट कर लें, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप टालते जाएंगे तो जिंदगी भर टलती ही जाती है बहुत सारी चीजें। मैं तो यही कहूंगा कि आप मार्च महीने में कोई भी डेट ले लीजिए और डेली 30 मिनट 40 मिनट भी अगर आप तैयारी करते हैं आफ्टर क्लास, आप देख लीजिएगा इजीली एग्जाम निकलेगा। कोई इसको लोगों ने बना लिया है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, ये ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मैक्सिमम लोग जो हैं वो या तो कहीं काम करते हैं या कॉलेज पास आउट है। तो दिक्कत क्या होती है कि हम नोट्स के सहारे एग्जाम को पास करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम सफल नहीं होते, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो बुक इस लैंग्वेज में होता है। ये बुक की जो लैंग्वेज है ना, जिस तरीके से एक एक वर्ड आप देखेंगे तो हर एक वर्ड के बाद एक डिफिकल्ट वर्ड है या टेक्निकल पार्ट्स ज्यादा है,
ठीक है, टर्मिनोलॉजी ज्यादा है, फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी ज्यादा से ज्यादा यूज की गई है, तो एक एक टर्मिनोलॉजी से फैमिलियर होके अगर आप स्टडी करते हैं, ट्रस्ट मी आप पास कर जाएंगे। फिर होता है प्राइवेट इक्विटी फर्म। प्राइवेट इक्विटी इज अ टर्म यूज टू डिफाइन फंडिंग अवेलेबल टू कंपनी इन द अर्ली स्टेज ऑफ expansion or buyout. Investee company may be private held or publicly traded company. The term private equity include venture capital fund. The money is in the fund is contributed by investors called limited partners. ठीक है, invested and managed by general partners. ठीक है, some of private equity fund are specialized with competence in particular industry stage of the company. ठीक है, ये सेम है वेंचर कैपिटल की तरह, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कौन करता है? जो लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक ट्रेडेड कंपनी है या प्राइवेट है। ठीक है, इन्वेस्टी कंपनी यही होते हैं। ठीक है, अर्ली स्टेज में भी करते हैं, एक्सपेंशन में भी करते हैं, बाय आउट में भी करते हैं, प्राइवेट इक्विटीज फंड्स। फिर होता है हेज फंड। अ हेज फंड इज द इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट पूल कैपिटल फ्रॉम नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट दैट अक्रॉस द असेट। तो हेज यानी across the asset, across the product, across the geography। किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी असेट्स में, किसी भी जियोग्राफी में, यानी इंडिया कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फंड मैनेजर जनरली हैव वेरी वाइड मैंडेट टू जनरेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। दे एक्चुअली हर्ट फॉर अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी फॉर देयर इन्वेस्टर वेयर एवर पॉसिबल। ये ऐसी जगह अवसर खोजते हैं जहां भी पॉसिबिलिटी मिले हमको पैसे बनाने। ठीक है, फिर होता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ये बहुत अच्छा टर्म है, ये आपको बहुत ज्यादा देखने को भी मिलेगा। These are private pool investment scheme that invest in various asset class such as real estate, private companies, commodities, such other alternative investment asset. The term alternative typically include all other asset excluding listed equities, fixed income instrument। तो ये जहां इनको मिलता है, प्राइवेट कंपनी, कमोडिटीज, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, फिक्स डिपॉजिट, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये तीन टाइप के हैं और इनको डिफाइन कैसे करते हैं? अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स आर डिफाइंड इन रेगुलेशन 21B ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये पॉइंट को याद रखिएगा। इट रिफर टू एनी प्राइवेट पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट और अ कंपनी और बोर्ड बॉडी कॉर्पोरेट और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप विच आर नॉट प्रेजेंट कवर बाई एनी रेगुलेशन। अब एआईएफ की तीन कैटेगरी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सेबी ने एआईएफ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फर्म 3 कैटेगरीज की होती है। कई बार यही पूछ देता है कि एआईएफ कितनी कैटेगरी का होता है, 1 2 3 4। तो होता है कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में किस टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है? स्टार्टअप, अर्ली स्टेज वेंचर और सोशल वेंचर, एसएमई और इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर सेक्टर एरिया विच गवर्नमेंट और रेगुलेटर कंसीडर एज सोशली और इकोनॉमिकली डिजायरेबल। तो स्टार्टअप और अर्ली स्टेज या सोशल वेंचर्स में होता है। ठीक है, दिस इंक्लूड वेंचर कैपिटल, एसएमई फंड, सोशल वेंचर फंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कैटेगरी 1 में एआईएफ में कौन कौन से फंड आते हैं ये पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। वेंचर कैपिटल फंड, एसएमई फंड, सोशल वेंचर फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक है, कैटेगरी फिर होता है कैटेगरी 3 एआईएफ। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं? हेज फंड, पाइप फंड, ठीक है, आर रजिस्टर्ड एज कैटेगरी 3। और जो भी इन दो कैटेगरीज में नहीं है वो कैटेगरी 2 में आते हैं। ठीक है, ठीक है, एआईएफ विच डू नॉट फॉल इन कैटेगरी 1 and 3 विच डू नॉट अंडरटेक लीवरेज बोरोइंग आर कैटेगराइज अंडर कैटेगरी 2। Various type of funds such as real estate, private equity fund for distress asset are registered as category 2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लॉजिकल है, लेकिन इसको समझ लीजिएगा। फिर होता है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वर्क विद इन्वेस्टर to help them decide to on asset allocation and make a choice on investment based on assessment of their need। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर तो कोर्स भी है एनआईएसएम का, XA और XB। ठीक है, उनका क्या काम होता है? फंड असेट एलोकेशन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन देयर नीड।
ठीक है, कस्टमर की नीड के अनुसार। और एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न, एबिलिटी टू बियर रिस्क, दे मे ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग फाइनेंशियल प्लान फॉर इन्वेस्टर्स, अपने इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग भी करते हैं। फिर होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ईपीएफ इज द स्कीम दैट इज यूज्ड टू प्रोवाइड रिटायरमेंट बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ डिफाइंड बेनिफिट स्कीम टू एम्प्लॉय ऑफ कवरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये ईपीएफ किसका होता है? रिटायरमेंट बेनिफिट, अपने एक स्कीम रहती है अपने एम्प्लॉयज को कवर करने के लिए, ईपीएफ। ठीक है, every employer is obliged to provide 12% of basic salary as contribution। तो जो जो भी अपने एम्प्लॉयर्स हैं वो 12% देते हैं बेसिक का, और इक्वल अमाउंट एम्प्लॉय की सैलरी से भी कटता है। ठीक है, टोटल 12+12। ठीक है, तो इतना फंड एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूट करता है या कंपनी, और सेम फंड एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चंस आ सकता है। देश फंड आर डिपॉजिट विद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएफओ के पास जमा होता है। ठीक है, विच एडमिनिस्टर्ड एंड मैनेज द फंड, जो अपने फंड को ये मैनेज करते हैं। ये क्या करते हैं? दे द फंड पे प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इनका ये जो भी फंड होता है उसमें प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है बेनिफिशरीज को। ठीक है, और ये फंड कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होते हैं? इन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, बट एम्प्लॉय डू नॉट हैव एनी से इन इन्वेस्टमेंट और असेट एलोकेशन। ये जो फंड है डेब्ट एंड इक्विटी में इन्वेस्ट जरूर होता है, लेकिन एम्प्लॉयज अपने अनुसार इन्वेस्टमेंट या असेट एलोकेशंस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर होता है नेशनल पेंशन स्कीम। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताते जाता हूं, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम्स, this is the government sponsored retirement scheme. Subscriber contribute regularly to the scheme. On maturity, the fund accumulated in the scheme can be used to buy annuity products. Subscriber will also have the option to partially withdraw the fund at maturity. Corporate NPS scheme can be offered by employer in addition to retirement benefit. तो रिटायरमेंट बेनिफिट के अलावा एडिशन एनपीएस स्कीम भी प्रोवाइड की जाती है। इसमें बहुत सारे फंड के चॉइस होते हैं, और बेनिफिशियरी क्या हो करता है? अपने अनुसार फंड का चॉइस कर सकता है। ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम। फिर होता है फैमिली ऑफिस। फैमिली ऑफिस क्या होते हैं? फैमिली ऑफिस रिफर टू ऑर्गेनाइजेशन दैट हैंडल द वेल्थ ऑफ वेल्थी फैमिली। तो वेल्थी फैमिली के वेल्थ को फैमिली ऑफिस मेंटेन करते हैं। They typically take care of all aspects of financial management of family, including investment, estate planning, and tax planning. They also take care of other activities such as day-to-day accounting of family income, expense, and handling payment of vendor, household staff. There are single family office, there are multiple multi-family office. ठीक है, मल्टी फैमिली ऑफिस हैंडल द फाइनेंस ऑफ मल्टी फैमिली। सिंगल ऑफिस सिंगल फैमिली यानी एक फैमिली का, और मल्टी फैमिली यानी मल्टी फैमिलीज का वेल्थ को मैनेज करते हैं। ठीक है, फिर होता है कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट के पास जो भी सरप्लस फंड होते हैं ना, उसको क्या करते हैं? पोटेंशियल फ्यूचर अपॉर्चुनिटी या टू मीट फ्यूचर ऑब्लिगेशन ऑर्गेनाइजेशन वुड गेन इफ द फंड आर टेम्पोरली इन्वेस्टेड रेदर देन टू लेट इट बी आइडल इन देयर बैंक करंट अकाउंट। जो करंट अकाउंट में शॉर्ट टर्म के लिए जो पैसे बचे रहते हैं,
उस फंड को ट्रेजरी टीम, जो भी लार्ज कॉर्पोरेट रहती है उसकी जो ट्रेजरी टीम है, ठीक है, वो क्या करती है, इन्वेस्ट करती है उस सरप्लस फंड को शॉर्ट टाइम के लिए या लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है। और ऐसी जो एक्टिविटीज है उसको हैंडल करती है रेगुलर फाइनेंस टीम। कॉर्पोरेट ट्रेजरी ऑन अकाउंट ऑफ देयर लार्ज साइज गेट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है। जो कॉर्पोरेट ट्रेजरीज होते हैं वो उसको बड़े अपॉर्चुनिटी में खर्च करते हैं, लेकिन जो स्मॉलर बिजनेस होते हैं वो क्या करते हैं, उस फंड को म्यूचुअल फंड में पार्क कर देते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। फिर होते हैं रिटेल पार्टिसिपेंट्स। ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूं, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है सर। अगर आपको रिसर्च एनालिस्ट एक बार वन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो आपको हर चीज जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करना होगा। और मैं तो अपनी पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ। और आपका सक्सेस आप कितनी ऑनेस्टी से टाइम देते हैं और कितना डीप स्टडी करते हैं उस पर डिपेंड है। रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेंट क्या होते हैं, उसमें आते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हु बाय और सेल सिक्योरिटी फॉर देयर पर्सनल अकाउंट और नॉट फॉर अनदर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। एक होते हैं HNI और एक होते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ठीक है, HNI और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ आर इंडिविजुअल हु इन्वेस्ट लार्ज सम ऑफ मनी इन द मार्केट। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑल्सो परमिशन दी है टू एनआरआईज एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर फॉर अंडरटेकिंग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनी अंडर द ऑटोमेटिक रूल। ठीक है। फिर एक होता है प्रॉक्सी एडवाइजरी सर्विस। ये क्या होता है, जो कंपनीज के राइट इशूज आते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज द राइट इन द कंपनी इंक्लूडिंग द पब्लिक ऑफ फॉर वोटिंग एंड एजेंडा। इन्वेस्टर को उतना नॉलेज होता नहीं है, ठीक है, कि वो अपने शेयर होल्डर के अनाउंसमेंट को उतना देख पाए। तो प्रॉक्सी इन्वेस्टर एनालाइज वोटिंग प्रपोजल एंड हाउ इट अफेक्ट द इन्वेस्टर इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इवेंचुअली सजेस्ट हाउ दे शुड वोट। तो ये अपनी वोटिंग राइट जो आती है ना, उसको कैसे यूज करना है इसके लिए इन्वेस्टर्स को गाइडलाइन देते हैं और क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इंटरेस्ट है उसके लिए। तो जनरली प्रॉक्सी एडवाइजर आर टिपिकली इंगेज बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर टू एडवाइज देम ऑन मैटर डेट कम फ्रॉम वोटिंग। तो जितनी भी वोटिंग होती है, अगर हम शेयर होल्डर हैं तो अपने को वोटिंग राइट भी मिलता है। तो वोटिंग राइट में अपने को क्या करना है क्या नहीं करना है, वो प्रॉक्सी एडवाइजर सर्विस फर्म अपने को गाइडलाइन देते हैं, है ना। ये है इनका काम। काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो ट्रांजेक्शन मार्केट में कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होता है ये ट्रांजेक्शन। तो यहां से तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये चीज याद रखिएगा, कैश टर्म स्पॉट ट्रेड। इसमें से एक ना एक तो आता ही है, लेकिन घुमा फिरा के आता है ना। सिंपल नहीं पूछेगा व्हाट इज कैश ट्रेड। कैश क्या होता है, जहां पे सेटलमेंट सेम ट्रेडिंग डे में होता है, T+0 डे बिटवीन ट्रेड डे एंड सेटलमेंट डे। Cash trade financial market are unusual at most contract are settled between 2 to 3 days from the date of trade। फिनेंशियल मार्केट में कैश ट्रेड 2 से 3 दिन में सेटल होता है। मोस्टली इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है ग्रेजुअली स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम ऑल स्टॉक T+1 डे सेटलमेंट साइकिल। ठीक है। अब कैश ट्रांजेक्शन कैसा होता है कि जैसे हमने ग्रोसरी खरीदी, हमने कैश दिया और प्रोडक्ट हमने खरीद लिया, वेजिटेबल फ्रूट मार्केट, तो ये कैश ट्रेड होते हैं, तुरंत होता है। लेकिन फिनेंशियल मार्केट में क्या होता है, T+1 डेज। ठीक है। कई जगह T+2 डेज या 3 डेज भी लगता है। टर्म ट्रेड, जिसमें सेटलमेंट होता है नेक्स्ट डे ऑफ द ट्रेडिंग डे, T+1 डेज। ठीक है। सम ऑफ द ट्रांजेक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज सेटल ऑन T+1 बेसिस। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो फॉरेक्स मार्केट है वो T+1 डेज में सेटल होता है, ये याद रखिएगा। स्पॉट ट्रेड ऑकर ऑन द स्पॉट डेट विच नॉर्मली 2 डेज आफ्टर द ट्रेड डेट। ठीक है। इक्विटी मार्केट इन इंडिया ऑफर स्पॉट ट्रेड। FX मार्केट ग्लोबली बाय डिफॉल्ट ऑफर स्पॉट ट्रांजेक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज। तो ये तीन चीजों को याद रखिएगा। नेक्स्ट होता है फॉरवर्ड ट्रांजेक्शंस। फॉरवर्ड
contract are contractual agreement between two parties to buy or sell a underlying asset at certain future date for a particular price that is decided on the date of contract. तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि दो पार्टी डिसाइड करती है कि बाय करना है, सेल करना है, ठीक है। लेकिन जैसे आज अपन ने बाय किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, हमको जो भी फ्यूचर डेट है और पर्टिकुलर प्राइस है जो भी डिसाइड होता है कॉन्ट्रैक्ट वाले डे, वो दो पार्टीज के बीच में होता है, तो उसको फॉरवर्ड बोलते हैं। बोथ द कॉन्ट्रैक्ट पार्टी आर कमिटेड, दोनों कमिटेड होते हैं और ऑब्लिक करते हैं कि हम इतने दिन में उसको ऑनर करेंगे, ठीक है। सिंस फॉरवर्ड आर नेगोशिएटेड बिटवीन द टू पार्टीज एंड द टर्म एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर कस्टमाइज, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे एक फार्मर है, उसको अपना वेट सेल करना है मिलर को 6 मंथ के बाद, ठीक है, जब उसका क्रॉप रेडी हो जाएगा। तो दोनों पार्टी आज रेडी हो रहे हैं, ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इसको, कि हमने आपसे कुछ एडवांस ले लिया और 6 महीने बाद जब क्रॉप रेडी हो जाएगा तो हम मिलर को सप्लाई कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रिस्क होता है काउंटर पार्टी रिस्क। या तो मैं अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पाया, या आपने पेमेंट नहीं दी, या तो सामने वाले ने क्रॉप नहीं दिया, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा कमोडिटीज में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही वर्क करता है, और ये म्यूचुअल ट्रस्ट में चलता है, ठीक है। फिर होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। जो भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो स्टैंडर्ड मार्केट में अगर लॉट साइज के साथ क्वालिटी एंड टर्म ऑफ डिलीवरी डेट, कैश सेटलमेंट, फिजिकल डिलीवरी, ये सब जब तय होती है और जब ये स्टैंडर्ड के एक्सचेंज में ट्रेड होता है, तो इसको फ्यूचर कहते हैं। These contracts are traded and settled on stock exchange and clearing corporation. क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन जो है वो प्रोवाइड करती है सेटलमेंट गारंटी, ठीक है। और जो भी एक मार्जिन होता है वो दोनों पार्टी से लिया जाता है, बायर एंड सेलर से, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इक्विटी इंडाइसेस में भी है, कमोडिटीज में भी है, करेंसी में भी है, इंटरेस्ट रेट में भी है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल है वेट का, एमसीएक्स में फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन है। ट्रेडिंग यूनिट 10 मीट्रिक टन, मिनिमम ऑर्डर साइज 500 मीट्रिक टन, मैक्सिमम पोजीशन 5000 मीट्रिक टन, स्टैंडर्ड क्वालिटी, क्वालिटी स्टैंडर्ड की होती, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कब होगा 21st ऑफ द मंथ, डिलीवरी क्या होगी फिजिकल डिलीवरी, डिलीवरी ओनली ऑन, जो भी अप्रूव उनके वेयर हाउसेस हैं या गोदाम है वहीं पे ये डिलीवर्ड होंगे, ओके। डिलीवरी डेट 20 ऑफ द मंथ, डिलीवरी सेंटर एक्सचेंज अप्रूव वेयर हाउस, ठीक है। फिर ऑप्शन है, ऑप्शन यानी ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइंग असेट ऑन और बिफोर अ स्टेटेड डेट एट स्टेटेड प्राइस, ठीक है। द बायर और होल्डर ऑफ ऑप्शन पे द प्रीमियम, जो बायर होता है वो प्रीमियम पे करता है, और जो राइटर होता है, वो राइटर जो होता है सेलर, वो रिसीव करता है प्रीमियम विद द ऑब्लिगेशन टू सेल और बाय द अंडरलाइंग असेट इफ द बायर एक्सरसाइज हिज राइट, ठीक है। ऑप्शन बायर के पास राइट होता है, ठीक है, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होता। लेकिन ऑप्शन सेलर के पास ऑब्लिगेशन होता है, अगर बायर अपनी राइट को एक्सरसाइज करे तो आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी। तो कॉल एंड पुट होता है, ठीक है। कॉल गिव द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइंग असेट एट गिवन प्राइस ऑन और बिफोर अ गिवन फ्यूचर टाइम। Put give the buyer the right but not the obligation to sell a given quantity of underlying asset at given price on before a time. ऑप्शन जो है वो ओटीसी में भी ट्रेड होता है, ओटीसी मार्केट और एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट दोनों में ट्रेड होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ये एक एग्जांपल दिया है निफ्टी निफ्टी इंडेक्स का, कि निफ्टी इंडेक्स का वैल्यू अभी 11,000 मान लीजिए चल रहा है, ठीक है। अरविंद ने प्रीमियम पे किया 1000 रुपीज टू सलीम, तो अरविंद कौन हुआ बायर, सलीम हुआ सेलर। कॉन्ट्रैक्ट में आज एंटर लिए, 11,000 चल रहा है,
ठीक है, आज मार्केट। और मान लीजिए तो 11,000 स्ट्राइक प्राइस हुआ, जिसके लिए 100 रुपीज पेड किया गया। अगर अरविंद अपना एक्सपायरी वाले दिन उसको सेटल नहीं करते हैं, ठीक है, बट इफ ही एक्सरसाइज ऑप्शन, तो सलीम को ऑब्लिगेशन है कि उसको सेल करना पड़ेगा, ठीक है, या बाय करना पड़ेगा। लेकिन अरविंद के पास ये ऑप्शन है, सलीम के पास नहीं है। अरविंद ने कितना पेड किया है? 100 रुपीज अप फ्रंट। तो 100 रुपीज क्या हुआ? ऑप्शन प्रीमियम। अगर सेटलमेंट वाले दिन निफ्टी 11,200 चला जाता है, तो अरविंद को कितना का जो ऑप्शन है वो इन द मनी हो जाएगा, ठीक है। तो सलीम कितना अर्न करेगा? 100 रुपीज, ठीक है, लेकिन उसको लॉस कितने का होगा? क्योंकि 11 से 11,200 चला गया, तो 100 और जो प्लस 100, तो 200 रुपीज ओवरऑल उसको लॉस होगा, है ना। 100 रुपीज उसको लॉस होगा, ठीक है। और मान लीजिए निफ्टी एक्सपायरी वाले दिन 10,800 चला गया, तो जो अरविंद का ऑप्शन है वो आउट ऑफ द मनी है, इसलिए वर्थलेस हो जाएगा, ठीक है, जीरो। तो सलीम को कितने का प्रॉफिट होगा? 100 रुपीज का, क्योंकि उसने कलेक्ट किया है एज अ प्रीमियम। तो मैक्सिमम प्रॉफिट सलीम के लिए कितना है? 100। और मैक्सिमम लॉस अरविंद के लिए कितना है? 100। एक एक तरफ इनको मैक्सिमम प्रॉफिट है, और सलीम को मैक्सिमम लॉस कितने का है? अनलिमिटेड का, ठीक है। फिर होता है स्वैप। स्वैप क्या होता है? स्वैप इज द फाइनेंशियल मार्केट इन अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मेड बिटवीन टू पार्टी टू एक्सचेंज कैश फ्लो इन द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू प्री अरेंज फॉर्मूला। स्वैप हेल्प मार्केट पार्टिसिपेंट मैनेज रिस्क एसोसिएट विद वोलेटाइल इंटरेस्ट रेट, करेंसी रेट एंड कमोडिटीज। तो ये सब चीजों से बचने के लिए, रिस्क से, तो फिनेंशियल मार्केट में क्या होता है? दो पार्टी एक्सचेंज करती है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्वैप। इसमें क्या होता है, एक एग्जांपल से समझिएगा कि बारोवर जो है उसको पे इंटरेस्ट करना पड़ता है क्वार्टरली टी बिल रेट में। द फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट पेमेंट मीन दैट एक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑफ द borrower to depend on what treasury bill rate would be on the date of each settlement। ईच सेटलमेंट में जो भी इंटरेस्ट रेट रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको borrower को, यानी कि जिससे आपने पैसे लिए हैं इन्वेस्टर्स को, उतने रिटर्न देना पड़े। लेकिन इंटरेस्ट रेट स्वैप मार्केट में क्या होता है? जो रेट होता है इंटरेस्ट का वो फिक्स हो जाता है। रिसीव टी बिल प्लस स्प्रेड फ्रॉम स्वैप डीलर एवरी क्वार्टर, जो भी फिक्स रेट है वो अपने को मिल जाता है। तो उससे क्या होता है? इंटरेस्ट रेट का जो रिस्क है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। क्लियर यहां तक? अगर चीजें समझ में आ रही है, अच्छी बात है। नहीं आ रही है, अगर आप लोग पूछेंगे तो और ज्यादा मजेदार होगी क्लासेस। ये सब चीजें आने वाली क्लासेस में रिपीट 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 होते रहेगी, ठीक है। ट्रेडिंग, हेजिंग, आर्बिट्राज, प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। एक होता है ट्रेडिंग। जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो ट्रेडिंग करते हैं। उनको जब भी जो भी उनके अकॉर्डिंग दिखता है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है शॉर्ट टाइम में, या प्राइस नीचे आने वाला है, तो उसके अनुसार वो ट्रेड लेते हैं, ठीक है। इनके पास अनलिमिटेड लॉस और अनलिमिटेड प्रॉफिट दोनों का ऑप्शन होता है, ठीक है। मार्केट अगर इनकी दिशा में गया तो इनको प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होता है, और लॉस हुआ तो अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं रखा है तो लॉस भी बड़ा होगा। फिर होता है हेजिंग। हेजिंग मैक्सिमम कौन करता है? ट्रेडर कभी नहीं करता हेजिंग, ठीक है। हेजिंग इज द एक्ट ऑफ टेकिंग पोजीशन इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टू ऑब्सोर्ब पोटेंशियल लॉस टू incurred by another position। Hedge can be construct from many type of financial instrument, including insurance, forward and future contracts, swap and option। Yes, हेजिंग सेलर्स करते हैं, लेकिन जो हेजिंग मेन जो करते हैं लोग वो है बड़े कंपनीज वाले, जिनके पास बहुत सारा इन्वेस्टमेंट पड़ा है। मान लीजिए कोई कंपनी है, रिलायंस है या जो भी है, अगर उसमें उनको दिख रहा है कि उनको ज्यादा लॉस हो सकता है, तो वो अपनी पोजीशन को हेज करके रखते हैं, ठीक है।
या तो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बाय सेल कर दिया, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, कई लोग इंश्योरेंस भी लेते हैं, फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, स्वैप ले लिया, ऑप्शन ले लिया, ये सब चीजों से हेजिंग होती है। ऑप्शन सेलिंग भी हेजिंग है। अगर ऑप्शन सेलर जो है उसको पता है कि उसका लॉस अनलिमिटेड है, तो वो भी अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ यानी कि पोजीशन को हेज करके रखते हैं कि उनका लॉस भी लिमिटेड हो जाए और प्रॉफिट भी लिमिटेड हो जाए। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी करते हैं, उसको कवर कॉल बोलते हैं। कवर कॉल, पुट पैरिटी, ये मैंने अपने स्टूडेंट्स लोग को इक्विटी डेरिवेटिव की क्लास में पढ़ाया है अच्छे से। पुट पैरिटी, कवर कॉल, इससे रेंटल इनकम भी आती है और हेजिंग भी एक तरीके से हो जाता है। ठीक है। जो अनयूजुअल गेन और अनयूजुअल जो अप डाउन चलता है ना मार्केट में, या बहुत ज्यादा गिरावट है या चढ़ाव होने वाला है, तो ऐसी जगह हेजिंग करके रखा जाता है। और जो बड़े प्लेयर्स है ना वो हेजिंग ही करते हैं। अब आर्बिट्राज क्या होता है? आर्बिट्राज क्या होता है? कोई भी एक मार्केट में प्राइस 100 रुपीज चल रहा है और दूसरे मार्केट में 101 चल रहा है, तो कई बार लोग क्या करते हैं, 100 रुपीज में बाय किए और दूसरे मार्केट में सेल कर दिए, तो इसको बोलते हैं आर्बिट्राज। लेकिन आज का जो मार्केट है, जो अभी का मार्केट जो चल रहा है, उसमें क्या है कि सबसे फास्ट है और सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे हो गए हैं। तो आज के डेट में प्लेजर कौन होते हैं? अपन लोन ले रहे हैं शेयर के अगेंस्ट, सिक्योरिटीज के अगेंस्ट, तो इन्वेस्टर्स क्या हुआ? प्लेजर। और जो हमको लोन दे रहा है उसको बोलते हैं प्लेजी। ये कई बार पूछता है। ठीक है। अगर हम लोन ले रहे हैं, इन्वेस्टर हैं, तो प्लेजर हुए, हम अपने शेयर्स को गिरवी रख रहे हैं, और जिसके पास गिरवी रखे हैं वो प्लेजी हुआ। तो सिक्योरिटी हेल्ड इन डिपॉजिटरी अकाउंट कैन बी प्लेस्ड हाइपोथेटिकेटेड टू अवेलेबल लोन या क्रेडिट फैसिलिटी। या तो लोन मिल जाता है या क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती है। और डीमेट अकाउंट ही प्लेज होते हैं ना, और वो ब्लॉक हो जाते हैं। आप उसमें ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। जब वो अनप्लेज होगा और आपके ऑब्लिगेशन फुलफिल होते हैं, तब उसको इन्वोक किया जाता है। इसमें या तो लोन मिल जाता है आपको पैसे अच्छे खासे, या फिर आपको मार्जिन भी मिल जाता है, क्रेडिट, पैसे। ठीक है, ये प्लेजिंग ऑफ शेयर्स है। अब आप बोलेंगे सर यहां से भी क्वेश्चन आता ही है। ठीक है। फिर लास्ट है डीमेट एंड रीमेट। डीमेट क्या होता है? डीमटेरियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सिक्योरिटीज को फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। In demat form, investor share are not distinguished from another investor share. They share do not have any distinctive number, folio number or certificate number. SEBI regulation require a company making a public issue of share into a agreement with or depository to demat its share so that investor can give the option of holding the share in demat form. तो सेबी ने कहा है कि जितने भी शेयर्स हैं उनको डीमेट फॉर्म में रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। यहां से भी क्वेश्चन आता है सर, ये जो चीज है, क्योंकि मैंने दिया एग्जाम, मुझे बहुत इसका कुछ भी पूछता है, कुछ भी। आप
बिलीव नहीं करेंगे, आप सोचते रह जाएंगे और क्वेश्चन आते रहेंगे। रीमेट क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के जो शेयर्स हैं डीमेट फॉर्म के, उसका रिवर्सल है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के शेयर्स हैं उनको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ऑन रिक्वेस्ट ऑफ इन्वेस्टर सिक्योरिटी ऑन रीमेट आर एलोकेटेड इन फिजिकल फॉर्म, लेकिन इसका नंबर डिस्टिंक्टिव रहता है, ठीक है, इन प्लेस ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन बुक एंट्री विथ अ डिपॉजिटरी। तो जस्ट अपोजिट होता है, डीमेट को, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो भी क्वांटिटी बेस्ड, ठीक है। डीमेट एंड रीमेट, यहां पे अपना चैप्टर 2 क्लोज होता है। जो मंडे को जो क्लास होगी